पिछले 10 रोज के दौरान देवबंद से ताल्लुक रखने वाले 10 उलमा को शहीद किया जा चुका है और आज बहुत बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। आज के दिन इनका हदफ या फिर हो सकता है कि इस्लामाबाद हो या कराची हो या लाहौर हो। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, स्पेसिफिक थी। ये दहशतगर्दी का वाकया या तो 4 मार्च को होगा या 11 मार्च को होगा, कि वाकया 11 मार्च को हो सकता है और उन्होंने स्पेसिफिक जगह की निशानदेही की। तो 11 मार्च को इंसिडेंट हुआ कि आखिर गलती किससे हुई, ब्लेंडर कैसे हो गया। जाफर एक्सप्रेस में आपने आर्म फोर्सेस के जवानों को, अफसरान को, उनके अहले खाना को सवार कैसे होने दिया। अगर आपके पास ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी तो आपने सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किए। तो जाफर एक्सप्रेस के जो इंजन था उस पे आर्म फोर्सेस के जवान मौजूद क्यों नहीं थे। आप इस ट्रेन की एरियल सर्वेलेंस कर सकते थे, वो क्यों नहीं हुई कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है या दहशतगर्द जिस तरीके से दनदनाते फिर रहे हैं या फिर जिस तरीके से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है, इसके खात्मे के हवाले से आज ये कहना पड़ेगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस हवाले से कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास होने जा रहा है और जिस वक्त आपके पास ये वीला पहुंच चुका होगा उस वक्त मुमकिन है कि 11 बजे इजलास शुरू हो चुका होगा। इस्लामाबाद तकरीबन पुलिस की सरपरस्ती में है, पुलिस की निगरानी में फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भी तैनात कर दिया गया है और एक बहुत बड़े इजलास के एक बहुत बड़ी बैठक के हवाले से तमाम हिफाजती इंतजाम इंतहा से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। इस पर भी हम मुख्तसर बात करेंगे कि अगर ये जिस वक्त की पार्लिमानी पार्टी अपना कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा होगा, इस हवाले से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कुछ प्लान कर रखा है। उसके हवाले से कुछ इतलात मौसूल हुई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि वो इतलात कुछ अच्छी नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया रुनमा हुआ, जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ है, उसको रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता था। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, इसके हवाले से इंतहाई सनसनीखेज और इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाले हकायक आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो उसकी निगरानी कौन कर रहा था और वो कौन था जो शब भर जागता रहा और प्लानिंग करता रहा और फिर ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। इसके हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात भी आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। इसके अलावा कराची में भी एक बहुत बड़ी तबाही के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि ऑपरेशन होगा तो फिर कैसे होगा, क्योंकि पहले तो वार ऑन टेरर के हवाले से अमेरिका से पैसा मिलता था, डॉलर मिलता था, लेकिन अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और सबसे अहम तरीन जो बात है वो ये है कि अल्लाह ने खुदा खुदा करके मतलब यूं समझ लें कि खुदा खुदा करके पीटीआई को अकल आ ही गई। जी नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद पीटीआई वालों को कोई अकल दिया है, कोई ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने इस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है और आज जब ये इजलास चल रहा है उसमें पीटीआई भी मौजूद होगी। इसकी पीछे की कहानी क्या है, पीटीआई ने किस तरह जो है वो राजी हुए हैं इस इजलास में शिरकत के हवाले से, और अगर टाइम बच गया तो मैं आपको बताऊंगा कि एपीसी यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में किस तरह हुकूमत ने तब्दील की, उसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल। आपसे छोटी सी गुजारिश का, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह किया करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई के हवाले से
कि खुदा का करम है या तो फिर कोई मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने पीटीआई वालों को भी अकल दी है कि गुज़िश्ता रोज एक इजलास होता है पीटीआई का और उसमें जुनैद अकबर और दीगर रहनुमा इस पर डट जाते हैं कि पीटीआई किसी सूरत में जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास है उसमें शिरकत नहीं करेंगे और तब तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक इमरान खान को पैरोल पर रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक पार्लिमानी कमेटी के अरकान जाके इमरान खान से नहीं मिलते और इमरान खान से मिलने के बाद उनसे कोई जो रहनुमाई है वो नहीं ली जाती, तब तक हम इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन फिर बैरिस्टर गोहर और दीगर ने उनको बताया कि अगर हम इस इजलास में शरीक न हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मुमकिन है कि इस इजलास में पीटीआई की शिरकत के बाद जिस तरह पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रही हुकूमत वो मामला खत्म हो जाए, या जिस तरीके से पीटीआई पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं दहशतगर्दी की सरपरस्ती के हवाले से, शायद उन इल्जामात में कुछ कमी आ सके। लेकिन बहरहाल कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, बहरहाल पीटीआई ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया और उस फैसले के बाद इन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को 14 नाम भिजवा दिए जो आज इजलास में शिरकत करेंगे। उनमें बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हमायूं मोहम्मद और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि आज की इस बड़ी बैठक में टीटीपी के खिलाफ बहुत बड़े फैसले होंगे, यानी अभी जो ऑपरेशन होने जा रहा है इस ऑपरेशन में टीटीपी भी शरीक होगी। ये ऑपरेशन सिर्फ बलूचिस्तान की हदों तक महदूद नहीं होगा, ये ऑपरेशन एट अ टाइम खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी शुरू होगा। और ये एक अजब ही मौजज़ा है कि पीटीआई उस इजलास में शिरकत कर रही है जिसमें टीटीपी के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन का फैसला होने जा रहा है। तो यहाँ पर मसला ये है कि आज के इस इजलास में सब शरीक होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं होगा तो वो होगा वजीर दाखिला। जी नाज़रीन, हमारे मुल्क का वजीर दाखिला जो बलूचिस्तान की सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर है, लेकिन अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उससे थोड़ी देर पहले मैंने मालूमात लेने की कोशिश की तो पता चला कि मौसूफ की तबीयत थोड़ी सी नासाज है और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब मुतवातिर तनकीद की जद में थे और जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया गया था जो मोहसिन नकवी ने दोनों हाथों से उड़ाया। सिर्फ वाह वाह तो हमें मिली, लेकिन नतीजे में क्या मिला? ट्रॉफी तो कोई और ले गया, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन जो है वो उनका इतना काम नहीं है क्रिकेट के हवाले से। अगर मतलब एक ऐसे शख्स को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया जिस शख्स का क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर भाई क्रिकेट का तो हशर यही होना था ना। तो बहरहाल आज वो नहीं होंगे, अलबत्ता वजीर आजम होंगे, चेयरमैन सेनेट होंगे, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान होंगे और खुफिया इदारों के तमाम सरबराहान होंगे। और इस हवाले से इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो फौज और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के सुपुर्द कर दी गई है। और इस इजलास से पहले असेंबली का तकरीबन जो है वो कौमी असेंबली का जो पूरा एरिया है उसकी तलाशी ली जाएगी, बम डिस्पोजल स्क्वाड उसकी क्लियरेंस देगा और मुकम्मल तौर पर छानबीन के बाद जो है वो जो जिनको बुलाया गया है सिर्फ वही शिरकत करेंगे, उसके अलावा और कोई शख्स वहां नहीं जा सकेगा। इसके हवाले से मखसूस पासेस जारी किए गए हैं और सिर्फ वही जाएंगे जिनके पास वो मखसूस पास होंगे। तो बहरहाल जहां यह सब कुछ होने जा रहा है वहां पर एक बहुत बड़ी जो एक खतरनाक तरीन सूरत हालत पैदा होने जा रही थी, वो होने जा रही थी कराची में। तो कराची में क्या होने जा रहा था उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं। ये एक बहुत खतरनाक मामला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज क्या होता रहा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज तहरीक तालिबान ने और बीएलए ने ऐलान किया था कि आज के दिन यानी गुज़िश्ता रोज थानों पर हमले होंगे। तो बहरहाल इन लोगों ने बलूचिस्तान के जिला खुजदार के इलाके कोशक के एसएचओ हब सिटी के घर पर दस्ती बम से हमला किया, जिसमें एसएचओ वकार शेख के वालिद और 4 बच्चे जख्मी हो गए। इसके अलावा लकी मरवत पिशावर पुलिस चौकी खैबर में भी जो है वो एक थानों पर हमले किए गए जिनमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इसके अलावा कोयटा एयरपोर्ट के करीब एक कोई रिहायशी इलाका है, वहां पर मुफ्ती बाकी जी नाज़रीन अब्दुल बाकी मुफ्ती अब्दुल बाकी पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो जान बहक हो गए। नाज़रीन यहाँ पर ये मैं बहुत अफसोस के साथ बताता जा रहा हूँ चलूं आपको कि पिछले 10 रोज के दौरान
एक मखसूस फिरके से यानी देवबंद से ताल्लुक रखने वाले 10 उलमा को शहीद किया जा चुका है। अब आगे पता नहीं मामला कहां रुकेगा, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशन का अगर फैसला होता है, लेकिन जो आज जो कुछ हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुख्तसर सा बता दूं कि ऑपरेशन कैसे होगा। सबसे पहले दहशतगर्दों के जितने भी सहूलतकार होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ऑपरेशन के शुरू होते ही सबसे पहले उनके सहूलतकारों में हाथ डाला जाएगा, उनको गिरफ्त में लाया जाएगा। उसके बाद जो इनका चेन ऑफ सप्लाई है उसको डिसमेंटल किया जाएगा। इसके अलावा जो इनके जो बेस कैंप्स हैं, जो वो बेस कैंप्स इंतहा से ज्यादा खतरनाक हैं और रेंज में है, जिनका खुफिया एजेंसीज को अच्छे तरीके से इल्म है, सबसे पहले वहां एयर स्ट्राइक्स होंगी और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसके हवाले से मुसल्ला जो फिजाई हमारे पाकिस्तान फिजाइया है उसकी भी खिदमत हासिल करने के हवाले से सब कुछ हो चुका है और उनको आगाह भी कर दिया गया और वो रेड अलर्ट पर है। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो जो बहुत बड़े जहां पे खुदकश बमबार हो सकते हैं, सबसे पहली तरजीह इनकी ये होगी कि वहां पर स्नाइपर्स के जरिए शूट आउट किया जाएगा। अब की बार ये नहीं होगा कि इधर लगी या उधर लगी, अब की बार ये कि सीधी सर में लगी और सर से पार हुई, क्योंकि अब की बार नो मर्सी, अब सिर्फ गोली, और गोली आपको पता है कि किसी को नहीं पहचानती। तो बहरहाल जो भी ऑपरेशन होगा बड़ा खतरनाक होगा। अब ऑपरेशन की हिकमत अमली क्या होती है, नेशनल एक्शन प्लान 2 क्या होता है, आज किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है और फिर क्या उनके जवाब अरकान पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट्री कमेटीज के सरबराहों को मुतमईन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फैसला तो आज इजलास के बाद होगा, क्योंकि प्रेस को भी कौमी असेंबली की बिल्डिंग से बहुत दूर रोका जाएगा ताकि वहां से खबर ना निकल सके। कौमी असेंबली और सेनेट के तमाम मुलाजमीन को छुट्टियां दे दी गई हैं ताकि अंदर से कोई भी खबर बाहर न जाए, क्योंकि ये प्रॉपरली इन कैमरा सेशन होगा। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशन अगर होता है तो उसका पैसा कहां से आएगा, ये बहुत बड़ी बात है कि आईएमएफ की तरफ से जब भी पैसे आने वाले हैं क्या वो इस पर खर्च होंगे। पहले तो वार ऑन टेरर के हवाले से जो कुछ होता था वो पैसा तो आता था, डॉलर तो आता था अमेरिका से, तो इस वक्त जो बजट है वो तो मखसूस है, एक महदूद है। तो इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट जब लॉन्च करने जा रही है तो उसका पैसा कहां से आएगा। क्या चाइना माली मदद कर रहा है, क्या ऑपरेशन की जो माली मुआवनत है वो चाइना कर रहा है, ये आपको आने वाले 2-3 दिनों में सब चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी कि पैसा कौन देगा, किसकी बुनियाद पर ऑपरेशन होगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जाफर एक्सप्रेस का सानिया होने से किस तरह रोका जा सकता था, पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बनू कैंट पर जो हमला हुआ था उसमें कुछ दहशतगर्द मारे गए थे। उन दहशतगर्दों में 3 की शनाख्त हुई है, जिनमें एक का नाम है अब्दुल रज़ाक हिजरान, ये सूबे पक्तिया जिला जरमत का रहने वाला है, और दूसरे की शनाख्त हुई है अंसारुल्लाह उर्फ तैयब, इनका ताल्लुक भी विरद ये खुदकश बमबार था, और तीसरे की शनाख्त हुई अतिल्ला साफी के नाम से, ये काबुल का रहने वाला था। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कराची को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। नाज़रीन, इस बार टीटीपी जो मखसूस इनका जो है टीटीपी नूर वलीउल्लाह ग्रुप, इनकी कार्रवाई का इरादा था और इन्होंने इस कार्रवाई के लिए मुंतखब किया था मज़ार कायद को, और मज़ार कायद की रेकी का अमल जारी था। तो सीटीडी ने भरपूर कार्रवाई करते हुए मज़ार कायद के मुख्तलिफ पहलुओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए एक शख्स को यानी टीटीपी के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम खलीलुर रहमान बताया जा रहा है, और इसका ताल्लुक नूर वलीउल्लाह ग्रुप से, और वो वीडियो बनाकर अफगानिस्तान अरसाल कर रहा था और वहां से सोशल मीडिया पर कुछ चीजें वायरल भी हो गई थी। तो बहरहाल कराची भी लाहौर की तरह बहुत बड़ी तबाही से बच गया। लेकिन आज क्या होगा, आज एक तरफ जहां दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन की मनसूबाबंदी हो रही होगी कौमी असेंबली में, तो दूसरी तरफ ये गैर मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अपना इसने जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने और टीटीपी ने आज के दिन के हवाले से मखसूस कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रखी है, और आज बहुत बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज शायद खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में ना हो, आज के दिन इनका हदफ या फिर हो सकता है कि इस्लामाबाद हो,
या कराची हो या लाहौर हो, बहरहाल आज के दिन कोई बहुत बड़ी कार्रवाई का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इसी हवाले से आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि दहशतगर्दी में की लहर में शिद्दत आने का इम्कान मौजूद है। तो अगर ये आज अल्लाह खैर करे कि अल्लाह करे कि आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए, सब कुछ बेहतर रहे, लेकिन आज कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि इसके होने का जो बुनियादी तौर पर मतलब है वो ये है कि रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करना, कि इनको बता देना कि आप ऑपरेशन की तैयारियां करते रहो और हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और हम अपने काम से लग गए हैं। यानी आपका ऑपरेशन अलबदर जब तक शुरू होता हो तब तक ऑपरेशन अल खंदक अपने उरूज तक पहुंच चुका होगा। नाज़रीन, इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि खैबर एक्सप्रेस को हाईजैक होने से रोका जा सकता था, खैबर एक्सप्रेस के सानिये को रूनुमा होने से रोका जा सकता था, ऐसे शवाहिद मिले हैं। लेकिन मसला ये है कि ये अगर ये जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था और किस वजह से ये सब कुछ हुआ, इस हवाले से इंतहाई अहम इत्तलात सामने आई हैं, जिसकी तस्दीक मारूफ सहाफी अफसार आलम ने भी अपने एक वीलॉग में की है। इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DGISPR की। तो DGISPR ने जब ब्रीफिंग दी थी तो उस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया था कि क्या ये सिक्योरिटी फेल्यूर था तो उस पर, या इंटेलिजेंस फेल्यूर था, तो उस पर DGISPR अहमद शरीफ साहब ने कहा था, लेफ्टिनेंट जनरल ने, कि ये ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं था, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, स्पेसिफिक थी। लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब इतना महदूद दिया कि वो इन सारे जो मामला चल रहे थे उसमें दब के रह गया। लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस को बिलखुसूस ISI को एक नहीं बल्कि यानी सिर्फ ISI की तरफ से नहीं बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से और दीगर जो इनके सीक्रेट जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे जाफर एक्सप्रेस के सानिये से पहले, यानी मेरे ख्याल में 1 मार्च से भी पहले इन्हें एक लेटर मौसूल हुआ था, एक तफसीली रिपोर्ट मौसूल हुई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अपना एक BLA की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाई की मंसूबाबंदी की जा रही है, क्योंकि दिसंबर में कोयटा एयरपोर्ट पे एक हमला हो, अपना कोयटा रेलवे स्टेशन पे एक हमला हो चुका था। तो इस बार जो लेटर था उसमें कहा गया था कि एक मंसूबाबंदी की जा रही है। अब ये लफ्ज सुनिएगा, ये स्पेसिफिक चीजें हैं कि ये स्पेसिफिक उन्होंने बताई कि ये दहशतगर्दी का वाकया या तो 4 मार्च को होगा या 11 मार्च को होगा। उसमें मजीद कहा गया है कि ज्यादा इम्कान जो हैं वो ये हैं कि वाकया 11 मार्च को हो सकता है, और उन्होंने स्पेसिफिक जगह की निशानदेही की कि बोलान टनल के पास हो सकता है। तो 11 मार्च को इंसिडेंट हुआ, बोलान टनल के पास हुआ, ट्रेन को रोका गया, पटड़ी पर ब्लास्ट किए गए। लेकिन इतना सब कुछ था तो फिर क्यों कुछ ना हुआ? क्या असेसमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हुई? यहां इसके साथ और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर गलती किससे हुई, जानबूझ के इतना बड़ा ब्लेंडर कैसे हो गया। मैं खिराजी तहसीन पेश करता हूं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को कि वो 11 मार्च को जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो शब भर सोए नहीं थे, वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे थे। किस तरीके से थोराया फोन का जो वाया सैटेलाइट चल रहा था उनके सिग्नल्स को जाम करने के लिए वहां जैमर लगाए गए, किस तरह स्नाइपर्स भेजे गए, किस तरह स्नाइपर्स वहां पर पहुंचे, एक एक चीज की निगरानी अगर कोई कर रहा था पूरी तरीके से और अपनी हिदायत भी दे रहा था तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब थे। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी तो पूछना चाहिए कि जब भी इतना बड़ा स्पेसिफिक थ्रेट लेटर आपके पास मौजूद था, थ्रेट अलर्ट मौजूद था, एक नहीं मुतअद्दिद थ्रेट लेटर्स मौजूद थे जिसमें स्पेसिफिक था 11 मार्च, जिसमें स्पेसिफिक था बोलान टनल, तो फिर उसी खैबर जाफर एक्सप्रेस में आपने आर्म फोर्सेस के जवानों को, अफसरान को, उनके अहले खाना को सवार कैसे होने दिया? जब आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी तो आपने उन जवानों को गैर मुसल्लह क्यों किया? अगर आपके पास ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी तो आपने सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किए?
अगर आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी तो जाफर एक्सप्रेस के जो इंजन था उस पे आर्म फोर्सेस के जवान मौजूद क्यों नहीं थे? अगर आपके पास एक 2% भी डाउट था तो भी आप इस ट्रेन की एरियल सर्वेलेंस कर सकते थे, वो क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी जाती? क्या ये नहीं हो सकता था? आपके पास बेतहाशा बजट है, अब ये नहीं हो सकता था कि आप C-130 के जरिए इन जवानों को, इनके अहले खाना को आप कराची, लाहौर, पेशावर भिजवा देते? कौन सी चीज थी जो नहीं हो सकती थी? ये वो सवाल आते हैं जो मैं उठा रहा हूं, ये वो सवाल आते हैं जो अफसर आलम साहब ने उठाए हैं, पर सवाल अपनी जगह पर फिर भी मौजूद है कि कहां हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी। यह तो वैसे ही फेल्यूर है जैसा आर्मी पब्लिक स्कूल पर आपके पास फेल्यूर थ्रेट अलर्ट थे, आपको स्पेसिफिक एक एक चीज का पता था, लेकिन आप सो रहे थे क्योंकि उस वक्त एक अजीब ही नशा था इमरानदारों का और प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च होना था, तो इसलिए आपका सारा ध्यान था धरने में, तो पीछे ये सब कुछ हो गया। तो अब क्या हो गया? सवाल तो पूछेंगे कि अब क्या हुआ? स्पेसिफिक चीजें मौजूद थी। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, प्रेस ब्रीफिंग सुन ले, उसमें इस चीज का एतराफ मौजूद है, एक नहीं 2 बार एतराफ मौजूद है, तो उसको अनसुना क्यों किया गया? इतनी सारी जिंदगियां चली गई, 26 जिंदगी, मजाक है क्या? उसके अलावा 26 जिंदगियां जब तक रेस्क्यू किया गया तब तक वो यूं समझ लें कि सूली पर लटक रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सी गोली कहां से आएगी, किसके सीने को चीर देगी, किसके सर को फाड़ देगी और किसके पेट को चीरती हुई निकल जाएगी। हर किसी को यह पता था तो ये था कि अगला पल हमारी जिंदगी का, ये पल हमारी जिंदगी का आखिरी है। अगले पल का कुछ पता नहीं, वैसे पता तो वैसे भी नहीं, लेकिन जब आप बंदूकों के साए में हो, आप हाईजैक हो चुके हो, आप अगवा हो चुके हो, आपको पता हो कि अब आपको मार दिया जाएगा, आपके शनाख्ती कार्ड देखे जा चुके हो, आपको अलग किया जा चुका हो, बलोच और सिंधी अलग हो जाए, पंजाबी अलग हो जाए, पठान अलग हो जाए, 3 टोलियां बना दी जाए, तो फिर इनमें सबसे ज्यादा जो कमजोर कड़ी थी वो थी पंजाबी, और उन पंजाबी ग्रुप में बिल्कुल जो आर्म फोर्सेस के जवान थे, उनके अहले खाना थे, यकीनन वो थे। यही एक, जिस तरह मैंने सवाल किया ना कि इनको अगर आप अपना असलाह भी ले जाने देते, अगर पिस्टल्स भी ले जाने देते, अगर इनको पिस्टल्स भी ले जाने देते, तो मैं समझता हूं कि ऑपरेशन कामयाब हो सकता था। अब ये बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो बहरहाल इस सवाल से इंक्वायरी होनी चाहिए और डीपली इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि किसकी गलती थी, कहां असेसमेंट में गलती हुई, क्यों इसको प्रॉपर असेस नहीं किया जा सका और इस वाकये को क्यों रूनुमा होने दिया गया। फिलहाल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।